गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेसन है आज लेसन नंबर 10 ठेस। ये एक पूरक पठन है। मतलब पूरक पठन हम जानते हैं कि पूरक पठन हमें कितने मार्क्स के लिए आता है। हाँ, 4 मार्क्स के लिए। चलो तो अभी हम देखते हैं हमारा पूरक पठन वाला लेसन ठेस। इसके शीर्षक है ठेस और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इनका परिचय देखते हैं हम पहले। इनका जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 1977 में मृत्यु 1977 में हुई थी। और इनका परिचय देखते हैं तो हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ भी हैं, जैसे मैला आंचल, परती परी कथा, जुलूस, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी कथा संग्रह है ये, रूम, जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा और ये रिपोर्टाज, मतलब जो वृत्तांत लेखन कहते हैं ना, उस तरीके से। तो ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं हमारी आज का लेसन नंबर 10 ठेस। चलो तो क्या क्या कहा गया है इस लेसन में हमें। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। अभी बेगार मतलब एकदम नाकारा, जो कुछ भी काम के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा। तो यहाँ पर क्या होता था, एक गांव की कहानी है यहाँ पर। तो ये गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था सिरचन। तो ये जो किसान लोग हैं, गांव के किसान, ये सिरचन की गिनती किसी में भी नहीं करते थे, क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं करता था। सब लोग उसको क्या समझते थे, बेकार, मतलब एकदम नाकारा, जिससे कुछ भी काम जमता न हो। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने आता है सिरचन को। इसलिए गांव के जो किसान होते थे वो कोई भी उसे बुलाने के लिए नहीं आता था, क्योंकि वो कुछ भी खेती बाड़ी का काम नहीं करता था। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। अभी देखो क्या होता था कि उसको कोई भी किसान अपने खेती में काम करने के लिए नहीं बुलाता था। और बुलाए भी तो कैसे बुलाए, एक जन की मजदूरी उसको देनी पड़ती थी, और मजदूरी भी देंगे तो कैसे देंगे। वो बेचारा जब भी आता तो इतना देर से पहुंचता था कि दूसरे मजदूर थे वो 1/3 काम कर चुके थे, मतलब आधे से कम काम जिनका हो जाता था। फिर ये भाई साहब आते और फिर अपना कुछ हाथ में खुरपी लेता, जो कुछ भी साधन है, और उस तरीके से काम करने लगता। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। पगडंडी मतलब आप जानते हो ना, जैसे कि कुछ खेत खलिहान में ऊंची एक मट्टी की दीवार जैसी रहती है, उसको बोलते हैं पगडंडी। तो वो पगडंडी पर धीरे धीरे पाँव रखते हुए आता है और फिर पूरी मजदूरी लेके जाता है। इसी वजह से क्या होता था कि उसको कोई भी मजदूरी के काम के लिए बुलाता नहीं था। तो ऐसे थे हमारे सिरचन साहब। फिर देखो आगे। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मडैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। अभी देखो, अब ये जो सिरचन था, सिरचन मुफ्तखोर है, कामचोर है और चटोर, ये उसके स्वभाव है, मतलब ये उसके गुण है। मतलब उसको मुफ्त का खाना अच्छा लगता था, कोई भी काम करते वक्त वो कामचोर करता था, और चटोर मतलब खाने के लिए भी वो बहुत अच्छा था। खाना तो सभी को पसंद आता है भाई, ये भी उसी तरीके से था। तो एक समय ऐसा भी था कि सिरचन के पास बड़े बड़े बाबू लोग, मतलब बड़े बड़े अफसर उसके पास लाइन लगाते थे
उसकी मड़ैया के पास लाइन लगाते थे। ऐसा क्या था सिरचन, लेकिन आज के ज़माने में तो उसको कोई नहीं पूछता था। लेकिन पहले की बात है कि सिरचन को बहुत अच्छे अच्छे बाबू भी पसंद करते थे। ऐसा भला क्यों, वो क्या करता था पहले, चलो देखते हैं आगे। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। तो लोग उसको पूछते ही नहीं थे, उसकी जो फरमाइश है वो भी पूरी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। मतलब मड़ैया मतलब क्या होता है कि जो बाम्बू की चीज़ें बनती है ना, उस जो मड़ैया मतलब जो बाम्बू की चीज़ें बनाता है उसको बोलते हैं मड़ैया। तो देखो कि अभी सिरचन की खुशामद क्यों किया करते थे बाबू लोग, तो सिरचन के हाथ में ऐसी कारीगरी थी जो किसी के भी हाथ में नहीं थी। तो वो जो मड़ैया से मतलब जो बाम्बू से चीज़ें बनती है वो बहुत अच्छी तरीके से बनाता था, और ये जो कारीगरी है उस इलाके में किसी को भी नहीं आती थी। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। मतलब अभी हमेशा उसके पास लाइन बंधी रहती, कोई ना कोई उसके पास हमेशा आता था। तो अभी क्या कहते हैं कि एक दिन, लेखक कहते हैं कि एक दिन हमारे साथ तुम चलो, क्योंकि बड़े भैया की कोई चिट्ठी आई है जो शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। चिक मतलब जो छोटे छोटे बाम्बू की लकड़ियाँ होती है उसका एक पर्दे टाइप वाला जो होता है उसको बोलते हैं चिक। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। अभी देखो हमने पहले ही कहा वो कैसा था, चटोर था खाने के लिए। तो लेखक कहते हैं कि मुझे याद है, अभी तो वो छोटे बचपन की बात बता रहे हैं, अभी तो वो बड़े हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे याद है कि जब भी माँ सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले बराबर यही सवाल करता था कि सिरचन आएगा तो उसको भोग क्या लगेगा। जैसे हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं वैसे सिरचन को भी कुछ खाना देना पड़ता था। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। और माँ हंसकर जवाब क्या देती थी कि वो तो अच्छा आदमी है, वो बेचारा मेरी पूजा में कभी भी भोग नहीं उठाता, मतलब मुझसे कुछ भी मांगता नहीं। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तो देखो और क्या बताते हैं, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि पड़ोसी गांव के कोई पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के हैं, उसको एक बार उसने बहुत अच्छी से झाँपा था, मतलब कुछ तो भी हुआ होगा, तब सिरचन ने उनको बहुत झाँपा था। तो देखो सिरचन क्या कहते हैं, तब एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने, मतलब वो उन भाभी के बारे में बताते हैं, भाभी के गांव की बात है ये। फिर वो भाभी को कहते हैं कि देखो तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, मतलब लेखक को कहते हैं कि तुम्हारी जो भाभी है वो कैसी तरकारी परोसती है, तरकारी मतलब सब्जी, और इमली का रस डालकर कढ़ी कैसी बनाती है, वो उनको पूछते हैं। और तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा है, तो ये जो तुम्हारी भाभी को बनाना आता है वो उन्होंने कहाँ से सीखा, ऐसा ये पूछते हैं। इसीलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन। तो इसीलिए सिरचन को जब भी बुलाना होता था मैं माँ से पूछ लेता था ये सब बातें। तो सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, मतलब चुपचाप से कहती, मतलब उसका आनंददायक स्वागत करती, आओ सिरचन। आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, मतलब आज मेरा मत्था तुम्हारी याद कर रहा था, मतलब दिमाग में तुम्हारी नाम आया था तो मैंने तुम्हें याद किया। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। तो यहाँ पे देखो जो लेखक की माँ है उन्होंने सिरचन को याद क्यों किया। तो देखो वो क्या बोलती है कि आज तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए हमने तुमको बुलाया है। और क्या कहूँ
कि मेरी जो बेटी है ना, उस बेटी के ससुराल से एक मैसेज आया है, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि उनकी जो ननद है, मतलब मेरी बेटी की जो ननद है, वो ननद बड़ी रूठी है, तो उसको क्या चाहिए, तुम्हारे हाथ से बनी हुई मोती की शीतल पाटी। मतलब ये जो होती है, ये जैसे बेंच टाइप होता है ना, हाँ उसको कहते हैं, लकड़ियों से बना हुआ, तो वो चाहिए तुम्हारे हाथ से बनी हुई। अभी देखो, मतलब सिरचन को बुलाया गया है मोती की शीतल पाटी बनाने के लिए। तो माँ ऐसा मैसेज सिरचन को देती है और कहती है कि मुझे ये बना के दो। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता है। घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो देखो सिरचन इस पर क्या कहता है, ठीक है मतलब क्या बोलते हैं, काकी कि मैं जीभ को संभालते हुए आ रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं एक सौंधी की सुगंध आ रही है घी की, कुछ तो भी यहाँ पर बना होगा। और शादी ब्याह के मौसम में हमें तो छुट्टी मारने का भी मौका नहीं मिलता, मतलब काम से फुर्सत हमें नहीं मिलती। शादी ब्याह का मौसम है तो बहुत सारा काम हमारे पास रहता है कि ये बनाओ वो बनाओ, तो फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन फिर भी मैं आपके मैसेज मिलते ही मैं यहाँ पे आ गया हूँ। देखो, सिरचन जाति का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समा। अभी लेखक बता रहे हैं कि जो सिरजन है वो जाति का कारीगर है, जैसे हमने पहले ही कहा है, तो उसका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम करता है। एक एक वो जो डंडियाँ रहती है ना बम्बू की, वो लेता है, फिर उसको बड़े अच्छे से उसकी कुच्ची बनाता है, एक साथ रखता है और फिर उसको रंगता है, और उसी रंगने में उसका पूरा दिन समाप्त हो जाता है। मतलब वो जो काम करता है वो बहुत ही दिलो दिमाग से और अच्छे से काम करता है। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरफ फुफकार उठता, और जब वो एक बार काम में जुट गया तो अगर उस काम में कुछ भी उसकी मतलब बाधा आई तो वो आग बबूला हो जाता था, मतलब उसको उसमें गुस्सा आता था, क्योंकि काम करने में वो मग्न रहता था और उसको अड़चन आती थी। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरजन मुँह जोर है, काम चोर नहीं। तो गुस्सा आने पर वो क्या कहता था कि मैं नहीं करूँगा, मुझे मेरे काम में मग्न रहने दो, मुझे मेरा काम करने दो, आप लोग यहाँ पर अड़चन मत डालो। अगर आपको डालना है तो फिर वो वैसे ही रख देता था और वहाँ से चला जाता था और कहता था सिरजन मुँह जोर है, काम चोर नहीं। मतलब सिरजन को बोलना आता है, काम चोरी करना नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, तो बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। मतलब ये तो बेचारा मजदूर है, मतलब उसको ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते होंगे इस बात के लिए, इस काम के लिए। वो क्या कहता था कि पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, मतलब सिर्फ उसको खाने के लिए मिल जाए तो वो बराबर काम करता था, और दूध में कुछ मिले या ना मिले फिर भी वो काम करता था। मतलब काम उसको खाने के लिए दो तो वो कौन सा भी काम कर लेता था। सिरजन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरजन को बुलाओ। तो हमने पहले भी कहा है कि सिरजन कैसा है, चटोर है खाने के लिए, तो उसको खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद है। जैसे कि देखो, बघारी हुई तरकारी, सब्जी, कढ़ी, मलाई वाला दूध, अगर ये चाहो और सिरजन को बुला तो कौन सा भी काम वो हो जाएगा, दम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। अगर सिरजन को बुलाना है तो ये सब चीज़ें बना, सिरजन बराबर हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। और खाना भी कैसा चाहिए उसको, स्वादिष्ट खाना नहीं तो उसका काम में भी मन नहीं लगता। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा, आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। और वो कहते हैं थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। देखो,
तो काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा, मतलब उसको अगर खाना स्वादिष्ट नहीं मिला तो वो वैसा ही काम रखेगा आधा अधूरा ही, और वहाँ से चला जाएगा और क्या बोलेगा कि मेरा आज माथा सनक रहा है, मतलब मेरा माथा दुख रहा है, तो ये काम थोड़ा सा रह गया है, ये काम मैं कल आके पूरा करूँगा, मतलब किसी दिन आके पूरा करूँगा। लेकिन वो जो किसी दिन रहता वो कभी भी आता नहीं, मतलब वो कभी भी आता नहीं और आधा अधूरा काम रखकर वैसे ही चला जाता था। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे ढोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी, रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। देखो, मतलब जो हमने बोला है ना, मोती घास के वगैरह जो भी बाम्बू की जो भी चीज़ें बनती हैं, उस बाम्बू की चीज़ें जितनी भी बनते हैं वो चीज़ें सिरचन के अलावा गांव में कोई भी नहीं बना सकता था। वो काम सिर्फ सिरचन को ही आता था। अभी अगर ऐसे काम के लिए हमें मतलब ऐसे कुछ चीज़ें बनानी हो तो हमें सिरचन को ही बुलाना पड़ता था, और उसका काम भी बहुत अच्छी तरीके से था। वो बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें बनाता था, दूसरे को कोई भी बुलाते नहीं थे इस काम के लिए, सिर्फ सिरचन को ही बुलाया जाता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। तो अभी देखो, ऐसी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर लोग अभी यूज़ नहीं करते, रेडीमेड ला लेते हैं, मतलब जो अच्छे फोम गद्दे गुद्दे वाले होते हैं वो चीज़ें अभी ज़्यादा पसंद करते हैं। बाम्बू की जो भी चीज़ें होती है वो ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो इसीलिए क्या होता है कि सिरचन को अभी कोई याद नहीं करता, लेकिन पहले उसको बहुत याद करते थे। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आज के ज़माने में ये काम बहुत मामूली सा समझा जाता है। रेडीमेड चीज़ें ला लेते हैं तो ऐसी मजदूरी की भला क्यों पैसे दें, ऐसे लोग अभी समझते हैं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। मतलब ज़्यादा पैसे इस काम के लिए नहीं देते थे। इस काम के लिए अगर किसी को चाहिए भी होता है तो सिर्फ उसको पेट भर खाना खिलाओ और एक हाथ पुराना कपड़ा उसको देकर विदा कर दो, वह इसी में ही अपना समाधान मान लेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। और आगे क्या बताते हैं लेखक कि कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। तो अगर हम सिर्फ उतना ही उसके लिए पैसे देंगे या उतना ही उसको देंगे तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। वो ज़रूर बोलेगा, वो बोलने में भी कारगर है, मतलब हाथ में जैसी कारीगरी है उसके बोलने में भी ऐसी ही कारीगरी है। तो ये किस्सा सुनाते हैं, वो महाजन टोले की भज्जू महाजन की बेटी सिरचन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, दोनों में कुछ झगड़ा हुआ था। तो क्या हुआ था, तो उसने कहा कि ठहरो मैं जा माँ को बताती हूँ इतनी बड़ी बात। बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी या सत्तू खिलाकर कोई करवा भला। तो जो भज्जू महाजन की बेटी है उसके साथ ऐसा ही हुआ था। तो वो कहते हैं, देखो कि तुम सिर्फ इतना ही दे रही हो, सिर्फ इतने में काम हो जाता है क्या? इतनी बड़ा काम करने के लिए मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए या ज़्यादा है, आप तो सिर्फ एक खिसारी भरी सत्तू खिलाकर मुझे अलविदा कर रही हो। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। तो उसको वो मतलब उसको अच्छे तरीके से जो मोल मजूरी है वो नहीं मिलने पर वो बोलता भी है। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीफ और पटेर की 2 शीतल पार्टी आए तो अच्छा। तो यहाँ पर मतलब जो लेखक की छोटी बहन थी, छोटी बहन के ससुराल में से ये मैसेज था कि उसको जो मानू थी वो पहली बार ससुराल जा रही थी और ससुराल जाते वक्त उसके ननद ने भी ये मैसेज दिया था कि वो चीज़ें चाहिए। तो ऐसी चीज़ें बनाने के लिए सिरचन को याद करना था, और भाभी को भी उसने मैसेज दिया था कि मिठाई लाए ना लाए पर वो चीज़ें वो ज़रूर लाए। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस?
इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें चाहिए, तो तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से बनवा दो। मैं हफ्ते भर के पहले आपको बुला रही हूँ और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरीके से चाहिए, क्योंकि ये मेरे छोटी बेटी के ससुराल में जाने वाली है। ठीक है, तो लो बच्चों, आज के लिए इतने ही पार्ट पर आपको जितने भी वर्कबुक में सवाल हैं वो आपको पूरे करने हैं। ठीक है, पार्ट का आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। धन्यवाद।